नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष अपनी नई कहानी लेकर, और हमारा जो सेगमेंट है कलम के कलाकार, आज उसमें हमारे साथ जो कलम की कलाकारा हैं हम उनका बहुत ही आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। हमारे साथ हैं आदरणीय रितु मैम, डॉक्टर रितु अग्रवाल जी। सभी को नमस्कार। और बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो आदरणीय रितु अग्रवाल जी हैं वो बहुत ही उम्दा कहूँ, बहुत ही मंजी हुई साहित्यकारा हैं। गद्य और पद्य दोनों में लिखती हैं। और गद्य की मैं बात करूँ तो लघु कथा, कहानी, संस्मरण, पत्र लेखन सभी क्षेत्रों में मैम बहुत अच्छा लिखती हैं। और पद्य की बात करूँ तो छंद, गज़ल, गीत सभी में मैम की जो कलम है बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से, कह सकते हैं शब्दों की मलिका मैम हैं। और एकेडमिक की बात करूं तो मैम ने MA किया हुआ है, MA राजनीति विज्ञान और MA हिंदी। इसके साथ साथ मैम की जो उपलब्धियां हैं इनका सिलसिला यहीं नहीं थमता है। डॉक्टर रितु अग्रवाल मैम ने कथक में विशारद जो है वो कर रही हैं, उनकी अभी चल रही है। और संगीत में विशारद और प्रभाकर उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। और जो डॉक्टर की उपाधि है वो भी उनके साहित्य, कला और संगीत और कथक के क्षेत्र में उनके योगदान और उनके जो कृतियां हैं उनको देखते हुए उनको मानद उपाधि डॉक्टर की दी गई है। तो चलिए, मैम के जो अनुभव हैं, उनकी जो सीख है, उनका कुछ अंश लेने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए हम उनसे बातचीत की जो यात्रा है उसको शुरू करते हैं। मैम, सच में बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि आप जैसे लोग मिलते रहें और हमें जो है अपने अनुभव से रूबरू कराते रहें। जी, बहुत धन्यवाद। आपने इतना विस्तार में मेरे लिए बताया है। और उपलब्धियां तो बहुत कम हैं, जैसा कि हम सांसारिक व्यक्ति हैं तो हमारी उपलब्धियां और एक लालसा होती है जी। तो वो लालसा जो है पढ़ने की, आगे बढ़ने की, अभी जीवंत है। तो अभी तो बहुत कम है, आपने कुछ ज़्यादा बता दिया। बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। कहते हैं कि जिनको बहुत आगे पहुंचने की चाहत होती है वो संतोष का भाव थोड़ा कम रखते हैं, वही मुझे लग रहा है। चलिए मैम, तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। तो कहाँ से आपकी एकेडमिक शुरू हुई, कैसा परिवेश रहा? जी, मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में मतलब रही बड़ी मैं। हैं? हाँ जी, क्योंकि पापा अकेले भाई थे, चाचा ताऊ जी कोई थे नहीं, बुआ जी सब शादियां हो गई थी। जी। तो हम 4 बहन भाई दिल्ली में रहते थे। पापा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। जी। तो हमारी सब पढ़ाई चारों बहन भाई की दिल्ली में हुई। जी। जी। तो तब आपने सोचा था कि इस तरफ जाएंगी, तब किस तरह का रुझान था? क्या आपकी विषय थे? किस क्षेत्र में आपका रुझान रहता था? देखिए, जब मेरा अपने स्कूल्स की बात करूं, स्कूल एकेडमिक्स की बात करूं, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज मतलब मेरा मीडियम था। जी। और जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर दिल्ली में जो है 10th तक नॉर्मल सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। तो वो रहते थे। और 11th में फिर हमें चूज़ करना होता है कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो मतलब बहुत मन था, शायद बचपन से एक ड्रीम था कि एडवोकेट बनना है। अच्छा। जी। तो फिर मैंने 11th में इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ लिया कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था। जी। तो इसीलिए फिर मैंने वो ह्यूमैनिटीज़ लिया। और फिर मेरे सब्जेक्ट्स चेंज हुए वहाँ पर। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स मेरे रहे। और फिर ग्रेजुएशन भी मैंने जो है दिल्ली से की, श्यामलाल, पहले किरोड़ीमल कॉलेज से, फिर माइग्रेशन लिया श्यामलाल कॉलेज में। और मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्षेत्र में हम थोड़ा अलग लगते हैं। कहीं पर आपको मैं देखती हूँ कि आप संगीत में भी हैं, उसमें भी आपने उपाधियाँ ली हैं और ले रही हैं, अभी तक भी रुक नहीं रहे हैं आपके कदम। और दूसरा अगर देखें तो एकदम साहित्य का क्षेत्र, दूसरा आपका परिवेश दिल्ली से रहा। तो ये सारी विभिन्नताएं मतलब कैसे कैसे मोड़ जिंदगी के आए और आप ऐसे? जी, देखिए, लेखन तो मुझे लगता है शायद वो उसकी जो फाउंडेशन थी वो पापा मम्मी ने बचपन में रख दी थी। जी। क्योंकि तब हम लोग टीवी तो आप जानते हैं उस समय बस दूरदर्शन होता था। जी। जब हम लोग बहुत छोटे थे, 80s की 90s की बात मैं करूं, 90s की बात करूं, तो बस दूरदर्शन होता था और कार्टून्स के नाम पर मिकी माउस, टॉम एंड जेरी, ये सब आते थे। फिर ही मैन है, स्पाइडरमैन, और उसका भी टाइम फिक्स होता था। टीवी 24 आवर्स नहीं चलता था कि हमने ऑन किया और देख लिया। जी। तो बस अब ये होता था कि शाम को थोड़ा देर बाहर खेल लिए, और कुछ मम्मी हमारे लिए एक्टिविटीज़ कराती थी, चलो ड्राइंग बनाओ या कुछ करो। तो लेकिन वहाँ पर जो हमारे न्यूज़पेपर
हॉकर जो था वो बहुत सारी मैगजीन्स लेकर आते थे जी तो मम्मी उसमें से गृह शोभा और सरिता अपने पढ़ने के लिए लेती थी। जी तो फिर एक शौक था तो वो मैं उनको पढ़ने लगी, लेकिन वो उनके अक्षर बहुत बारीक, शब्द बहुत छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं और बहुत लंबी लाइन होते हैं, तो एक आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो मम्मी को लगा अरे इसको पढ़ने का बहुत शौक है, तो उन्होंने मेरे लिए फिर वो नंदन, चंपक, तबस्सुम, अच्छा, जो कार्टून चंदा होती मामा, थी हाँ बच्चों वाली वो कहानी, बच्चों वाली जो बाल कॉमिक्स कहानियाँ, होती जी हैं, जी जी चाचा चौधरी, हाँ पिंकी हाँ बिल्लू, ये सब। और मुझे इतना शौक लगता था पढ़ने का कि मैं वो चाचा चौधरी और बिल्लू जैसे, क्योंकि कार्टून्स होते थे उसमें जी जी। और उसमें जो मैटर है वो कम होता था, तो मैं उसको एक दिन में ही कंप्लीट कर देती मतलब थी। आपको लगता था कि इसको पूरा करूं। जल्दी पढ़ लूँ, जल्दी पढ़ लूँ। जी और फिर वो धीरे धीरे वो चीज़, वो पढ़ने की एक हैबिट ऐसे आई कि मतलब इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई मुझे कि सड़क पर जा रहे हैं, कोई पेपर पढ़ा है कलरफुल, उठा लिया और पढ़ना। मम्मी कहती है अरे ये क्या कर रहे हो। हाँ हाँ, तो मतलब पढ़ने की ललक ललक थी आपको। जी। न्यूज़पेपर भी पापा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई पढ़ता था घर में, मैं, आप सोचिए पढ़ती सेकंड थी। थर्ड फोर्थ का बच्चा पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करता है। तो वो जो लेटर्स से, जो शब्दों से जो जुड़ाव हुआ वो पढ़ने से हुआ। हाँ, मैं वही मैम थोड़ा जी इंगित करना चाह रही थी कि जैसे मुझे लगता है, या जैसे आपकी भी बात में लग रहा है कि कहीं ना कहीं लिखने की शुरुआत वो पढ़ने में जी आपकी कितनी रुचि है ये तय बिल्कुल करता है। बिल्कुल। वो एक यात्रा जी जो है वो पढ़ाई से शुरू होती जी। है, तब लिखने तक जाती है। एक बात मैं हमेशा मानती हूँ और कहती हूँ कि पहले हम सुनेंगे, फिर हम गहेंगे, फिर हम कहेंगे। तो पहले जब तक हम सुनेंगे नहीं, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमें कहने का वो तरीका नहीं निकलेगा आएगा। नहीं। तो वो कंप्यूटर की तरह हो गया, जी एआई की तरह, कि जी, पहले इनपुट पहले डाला फीड कीजिए। फिर प्रोसेसिंग हुई और जी फिर जो है मॉनिटर पे तो आउटपुट आ गया। जी तो वही है वही हमारा लेखन होता है। जी जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं होंगे। और जी लेखन जो कला है वो विचारों की कला है, जी भावों की कला है। तो बिल्कुल। वो शायद मुझे लगता है वो जो नींव रखी गई वो कॉमिक्स पढ़ने की, फिर वो तब ना 25 पैसे में किराए पर कॉमिक्स आती थी, क्या बात है। तो वो फिर तोशी और नागराज, ये सब मतलब कॉमिक्स हम लाते थे। और वो उसकी एक फाउंडेशन होती थी कि आपको 2 दिन के अंदर लौटानी है। हम्म। तो फिर ये होता था कि हम फ्रेंड्स मिलकर कुछ मैगजीन्स, कुछ कॉमिक्स वो लाए, कुछ हम लाए, तो हम तुमसे पढ़ लें, तुम हमारी पढ़ लो, एक्सचेंज कर लें, ताकि उनका जो किराया है वो एक बार ही देना पड़े। हाँ, तो वो जल्दी जल्दी जो बहुत सारी कहानियां ज्यादा हो कॉमिक्स जाएं वो जो बहुत सारी किताबें क्या बात पढ़ी, है। जी और जो पढ़ने का शौक रहा, मतलब वो पढ़ने की जो एक ललक जाग गई थी, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो लेखन की नींव रखी गई। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपकी जो साथियां हैं, जो भी जी आपकी सखियां रहीं, उन्होंने भी वो कहानी पढ़ी, हाँ जी। लेकिन वो कहीं आपको लगता है कि वो भी उस क्षेत्र में गई? नहीं, ऐसा तो मेरी कोई भी सखी मुझे, जहाँ तक मेरी जानकारी में, जिनसे मैं अभी तक मिलती हूँ, ऐसी मेरी कोई वो सखी मैं नहीं वो है। ये प्रश्न पूछने का ऋतु मैम, जी ये यही है कि कहते हैं ना, पुरानी कहावतें होती थी कि पांचों उंगली बराबर नहीं जी होती हैं। तो वही बात है कि किसने किस में से क्या लिया और किसने क्या अपनाया, क्या सीखा। भाई वो अपने क्षेत्र में पारंगत होंगी, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन लेखन में वो नहीं गई। तो यानी कि आपके अंदर वो वाली एक जो बारीक नज़र, या कहते हैं ना कि एक जौहरी वाली नज़र वो थी, तो आपने उसमें से वो कहीं ना कहीं आत्मसात जो है वो आपके अंदर होता चला गया। तो चलिए, तो ये चीज़ तब तक तो आपने नोटिस नहीं करी होगी, जी क्योंकि ये वाली जो ऋतु जो आज हमारे सामने बैठी हैं, वो वाली ऋतु उस समय नहीं थी। तो कैसी थी आप? इतनी गंभीर, धैर्यवान? हाँ, मैं एक बहुत शांत गंभीर बच्चा मतलब मैं रही। मेरी मम्मी बताती हैं, चारों बहन भाई हम जो थे, अनुशासित रही जी हैं आप? नहीं अनुशासित नहीं दीदी रही? और बड़ा वाला भाई तो बहुत शरारती थे, जी और मैं बहुत गंभीर बच्ची थी। एक मतलब अगर मम्मी ने कह दिया कि बेटा यहीं बैठ जाओ, तो फिर मुझे कोई शरारत नहीं करनी। जी मेरी मम्मी बताती हैं कि मैंने तुझे कभी पेंसिल हाथ में नहीं पकड़ाई कि लिख, जी या हाथ पकड़ा हो। बड़ी वाली सिस्टर, वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, उसको देख के ही मैंने स्कूल जाने, नर्सरी से पहले ही मैंने लिखना सीख लिया था। उसको देखकर मुझे कभी मम्मी ने होमवर्क नहीं कराया। मैं स्कूल से आती थी, शायद लंच भी बाद में करती थी पहले होमवर्क करने की मुझे तो होती थी सिंसियरिटी जो है आपके अंदर पहले से वो ही थी। थी, बहुत कम बात करना। अभी तो शायद मुझे खुद लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करने लगी हूँ, लेकिन बचपन में जितना पूछा जाए उसका भी शायद फुलफिल, मतलब कंप्लीट जवाब मैं नहीं देती थी। बहुत कम शब्दों में, बहुत शांत रहने वाला बच्चा, शरारत नहीं अच्छा, करना। उस समय आप ऑब्जर्वेशन कर रही होती थी, ये कहूँ? हाँ, शायद मैं कहीं अकेले में बैठकर कुछ किताबें पढ़ रही चिंतन होती थी, मनन। कुछ सोच रही होती थी। मतलब एक
मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, अभी बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल, लेखन मैं- वाली बात कही, जी देखिए मैं संगीत, नृत्य, लेखन सभी से जुड़ी हूँ। जी तो मैंने जितना समझा और जितना पाया है, ये हमारी जो साहित्यिक या कोई भी कलात्मक यात्रा है वो एक जीवन की नहीं होती। बिल्कुल मैं आपके सामने ऋतु अग्रवाल बैठी हूँ, जी। लेकिन मैं ऋतु अग्रवाल नहीं हूँ, जी है ना। हम आज जैसे वो जो गीता में लिखा है कि देह जो है बदलती है, आत्मा का स्वरूप वही रहता है। जी तो आत्मा जो अपनी यात्रा प्रारंभ करती है वो हर जन्म में निरंतर आगे बढ़ती है जी और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो जो हमने पिछले जन्मों में सीखा है वो इस जन्म में ऑटोमेटिकली अपने आप आने लगता है, हमें कोई बताता नहीं यानी है। कि ये अधूरी यात्रा थी जो कहीं वो छूट गई थी, वो आपने शुरू की। हर व्यक्ति की, जी क्योंकि केवल मेरी ही आत्मा जो है वो यात्रा नहीं कर रही, हर व्यक्ति की आत्मा यात्रा कर रही है अपने क्षेत्र में। सभी को अलग अलग लक्ष्य मिले हैं। तो अगर मान लीजिए जो मेरी सखियां हैं या मेरी दीदी हैं जिन्होंने भी वो किताबें पढ़ी और परिवेश वही था, हाँ, साधन वही थे, वो अलग क्षेत्रों में साध्य कार्य अलग कर अलग रहे हो गए। हैं, जी अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो उनकी आत्मिक यात्रा वो थी, मेरी आत्मिक यात्रा ये है। इधर थी। जी जी तो